आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में विकास हो गया है। हमने ये जान लिया है कि बैक्टीरियल है, ये वायरल डिसीज है, ये है। आपका जो चिंतन है, आयुर्वेद का जो चिंतन है, उस पर हमको विचार करना है। आज जो रोगी हमारे पास आता है, वो जो कंप्लेन लेके आता है आयुर्वेद चिकित्सक के पास, ये जो डिसीज है, इसका जब तक ब्लड में अपन टेस्ट नहीं करते, ब्लड का टेस्ट होने के बाद ही आप कहते हैं कि वायरल ये वाला वायरस है और इस कारण ये डिसीज है। तो जब आप लेबल करते हैं किसी केस को कि इट इज़ ए कोरोना केस, हाँ, जब हम कहते हैं कि ये कोरोना केस है, तो ये लेबल लेबोरेटरी टेस्ट के बाद होता है। दिस लेबल इज ए लेबोरेटरी लेबल। लेबोरेटरी लेवल का मतलब है कि ब्लड टेस्ट होने के बाद ही निर्णय होगा कि कोरोना है या और कोई दूसरा वायरस। आयुर्वेद में निश्चित रूप से ये कहा है कि इस व्याधियों के हेतु में, निदान में हेतु होते हैं, बाह्य क्रमी हेतु हैं। और उन क्रमियों के वर्णन में उन्होंने ये भी कहा है कि ये रक्तज क्रमी हैं, और रक्तज क्रमी जो हैं वो सूक्ष्म होते हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा है। जहाँ क्रमी रोगों का वर्णन किया है, वहाँ जो नाम दिए हैं, हेलो, ये जो क्रमी रोगों का जहाँ वर्णन किया है, वहाँ उन्होंने नाम दे दिया और कह दिया बीसियों क्रमी हैं, ये बाह्य हैं, ये रक्तज क्रमी हैं। पर देखिए, आयुर्वेद चिकित्सा में क्रमियों की वेराइटी के अनुसार दवाई नहीं बताई है उन्होंने कि क्रमियों की वेराइटी, ये केसुरात के लिए ये है, सोसुरात के लिए है, क्रमी इसके लिए ये है। इस आधार पे औषधि का चयन नहीं किया है। क्रमी को हेतु माना है, और हेतु मानने के बाद जब औषधि का चिंतन किया है, इनके प्रतिकार का चिंतन किया है, उसमें क्रमियों को हेतु मानते हुए भी क्रमिक ने औषधियाँ कुछ बताई है, लेकिन क्रमिक औषधियों में ये नहीं कहा कि ये सोसुरात के लिए है, ये केसुरात के लिए है। जो नाम उन्होंने दिए हैं उसके लिए, उस आधार पर उन्होंने औषधियों का वर्गीकरण नहीं किया है। आज जो वर्गीकरण किया है, मॉडर्न मेडिसिन का जो वर्गीकरण है, उसमें वो बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल। तो दे हैव डिफरेंशिएटेड। अब जो हमारी अप्रोच है, वो वायरस को मानते हुए भी वायरस बेसिस पे नहीं है। जो सेलिएंट फीचर है, जो आयुर्वेद की बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि निश्चित रूप से ऋषियों ने ये जाना है कि वायरस बाह्य हेतु व्याधि का है, लेकिन चिकित्सा में उन्होंने उसको महत्व दिया है, लेकिन इतना नहीं दिया है कि उसका निदान पहले किया हो कि दिव्य दृष्टि से देखो कि कौन सा वायरस है और फिर उस वायरस के लिए औषधि निकालो। ऐसा कहीं अप्रोच आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद में जो अप्रोच है, वो लक्षण समुच्चय के आधार पर है। और लक्षण समुच्चय जो है, इस व्याधि में जो अभी व्याधि चल रही है, उसमें कहा है कि काश हो जाता है, शुष्क काश होता है, प्रतिशाय के लक्षण आते हैं, उसके बाद ज्वर हो जाता है, और ज्वर में जो है श्वास उपद्रव हो जाता है। संप्राप्ति बन रही है, उस संप्राप्ति को हमें समझना पड़ेगा और उसके अनुसार हमें निदान करना पड़ेगा। व्याधि के लिए जो अप्रोच आयुर्वेद में की गई है, उस विधि को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। मॉडर्न मेडिसिन में तो वो ढूंढ रहे हैं, उनके पास एक केस आया था जिसको बुखार था, खांसी थी और श्वास हो गया बाद में, तो उन्होंने सब देखे कौन कौन से क्या क्या हो सकते हैं। फिर ब्लड में उनको एक वायरस मिला, उन्होंने कहा कि ये वाला वायरस है, इससे हो रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि ये वायरस कोरोना है, और उन्होंने कहा कोरोना वायरस से ये हो रहा है, जिसके ब्लड में ये पॉजिटिव मिले वो कोरोना वाला। ये उनका विधान है, और इस विधान को उन्होंने फैला दिया पूरे विश्व में कि ये देखिए कोरोना का ब्लड में ये एंटीबॉडी आता है और ये टाइटर होता है, तो हम बोलते हैं कोरोना है। आयुर्वेद की जो विधान रहा है, पहले भी जो वायरल डिसीजेज रही हैं, चाहे वो स्मॉल पॉक्स रहा हो या जो भी पुरानी डिसीजेज रही, उनमें आयुर्वेद का जो अप्रोच रहा वो समझिए। वो अप्रोच ये रहा है कि दो, यद्यपि वो ये जानते थे कि ये वायरस इसमें हेतु है, इसमें सूक्ष्म जंतु हेतु है, उन्होंने रक्तज क्रमियों के लक्षण दिए हैं। उसमें कहा है कि तुछा, छर्दी, ज्वर, अनाह, कार्स, क्षवथु, पीनस। ये कार्स, क्षवथु, पीनस, पीनस लक्षण दिया है, ज्वर लक्षण दिया है, और बाद में मूर्छा दिया है। तो देखिए, क्षवथु, छर्दी होने लगी, क्षवथु हुआ, पीनस हुआ, नासास्राव होने लगा, काश हो गया, ज्वर हो गया। तो ज्वर, आनाह, काश, क्षवथु, पीनसान और मूर्छा, ये सब लक्षण जो है
रक्तगत कृमि के बताए हुए चरक संहिता में है, तो निश्चित रूप से ये क्रमिज व्याधि हो गई। अब प्रश्न ये है कि हमारा जो चिकित्सक बैठा हुआ है, उसके पास एक पेशेंट आया, उसने कहा साहब मेरे को तो सर्दी हो रही है, मेरे को खांसी आ रही है और हल्का ये बुखार हो गया है। तो क्या मेरा चिकित्सक ये करेगा कि जा भाई तू टेस्ट करवा के आया कि तेरे को जो है वायरस है कि नहीं, पहले ये निर्णय करवा, और वायरस है तो कौन सा वायरस है, और जो वायरस निकला कोरोना तो फिर उसमें जो है मैं त्रिभुवन कीर्ति दूंगा कि मृत्युंजय दूंगा। तो मेरे शास्त्र का जो अप्रोच है वो मुझे देखना पड़ेगा। और मेरे शास्त्र में अप्रोच क्या है, मैंने ये जान लिया कि ये क्रमिज है, समाज के प्रचार से ही मुझे मालूम पड़ा क्रमिज है। लेकिन जो रोगी मेरे पास आया है वो तो बोल रहा है साहब मेरे को सर्दी हो रही। अब सर्दी हो रही तो भैया तेरा नाक बहरा है कि नाक बंद है? उसने कहा कि नाक बहरा है साहब। और नाक बंद है तो वो अलग लक्षण हो गया, और नाक बहरा है तो अलग लक्षण हो गया। और बोले खांसी आ रही, बोले नहीं आ रही। गला सूख रहा है, बोले नहीं सूख रहा है, केवल नाक बहरा है। अभी देखिए नाक बहरा है ये लक्षण आया है केवल, तो आपकी औषधि का जो होगा निर्णय वो इस लक्षण के आधार पे होगा। आप ये कैसे बोल देंगे कि ये जो है कोरोना है? कोरोना तो जब वो जाएगा अस्पताल में और वहाँ उसका ब्लड टेस्ट होगा तब ये मालूम पड़ेगा। तो कोरोना इज ए लेबोरेटरी लेवल, कोरोना इज ए लेबोरेटरी लेवल, इट इज़ नॉट ए पेशेंट लेवल। पेशेंट लेवल क्या है, उसको राइनाइटिस हुआ है, उसको फेरिंजाइटिस हुआ है, उसको न्यूमोनिया हुआ है। तो पेशेंट के जो अंदर व्याधि है वो राइनोरिया है, या उसको प्रतिशाय है, कास है, ज्वर है, ये लक्षण हैं उसके। तो इस लक्षणों में हमको ये निर्णय करना है कि व्याधि कौन सी है, और उसके लिए फिर हमारी औषधि का चयन हमको करना है। तो यहाँ पे दो बातें बड़ी स्पष्ट है कि आयुर्वेद के पास एक चिंतन की विधि है, उससे वो चिंतन करता है। यदि नाक में गर्म सांस निकल रही है तो उपयोग करेंगे, पित्त ध्यान रखेंगे, और गाढ़ा पतला वो श्राव है तो ये कफ है, जली श्राव हो रहा है तो ये वातज है। तो यहाँ प्रतिशाय में भी हमारा अप्रोच जो है वात पित्त कफ का रहेगा। खांसी आ रही है साहब, तो खांसी में भैया गले में जलन हो रही है, पित्तानुबंधी है, शुष्क काश है, वातानुबंधी है, कफ स्टीवन हो रहा है, कफज काश है तो कफानुबंधी है। तो मेरा जो अप्रोच है लक्षणों के हिसाब से वो मैं अपना अपना करूंगा निदान। तो मेरे पास जो पेशेंट आया है उसने कहा साहब गले में खराश है। अब वो कोरोना है या नहीं ये उनका लेवल है, और ये लेवल लेबोरेटरी से मिलता है। ये लेवल कहाँ से मिलता है? इट इज ए लेबोरेटरी लेवल, नॉट ए लेवल व्हेन वी कंफर्म इन blood test, then we say it is a laboratory, it is a corona, a patient of corona suffering from pneumonia or suffering from throat problem or suffering from rhinorrhea। आयुर्वेद का जो अप्रोच है वो हमको व्याधि में यहाँ समझना पड़ेगा। अब देखिए एक बड़ा अच्छा सूत्र उन्होंने दिया है प्रमेय में। उन्होंने सूत्र क्या दिया है कि निदान दोष दुष्ट विशेषेभ्यो विकार विघात भावा भाव प्रति विशेषा भवंती। निदान, दोष और दुष्ट। निदान, निदान जो है रात को दही खाया था, दिन में सो गया था, या शीत में भीग गया था, आहार विहार में क्या हमने पाया जिसके आधार पर हमने कहा कि ये कफज वृद्धि हुई है, शरीर में जकड़ाहट है और दर्द है, ताप नहीं है, शरीर में जकड़ाहट और दर्द है, टेम्परेचर नहीं बना, या केवल नासा स्राव हो रहा है। तो हम उन आहार विहार का चिंतन करते हैं। फिर हमने कहा कि भाई इसको जो है निदान ये बना है। अब चूंकि हमको ये मालूम पड़ा है मॉडर्न मेडिसिन से कि यहाँ पे निदान जो है वायरल इन्फेक्शन है, ये मॉडर्न मेडिसिन बोल रही है। मेरे आयुर्वेद में कृमियों को हेतु कहा है, लेकिन कृमि के अनुसार औषधि का निर्णय नहीं किया है कि सोसुरात के लिए ये औषधि है और केसुरात के लिए औषधि, ऐसा निर्णय नहीं किया है। हमारे यहाँ निर्णय किया है कि निदान दोष दुष्ट विशेषेभ्यो विकार विघात भावा भाव प्रति विशेषा भवंती। निदान भी बलवान है, दोष जो कुपित हुआ है वो भी बलवान है, और जिस दुष्ट में उसने कोप किया है वो भी बलवान है। तो व्याधि क्या होगी? बलवान होगी। निदान अल्प बल वाला है, दोष भी थोड़ा सा कुपित हुआ है, और दुष्ट में तो प्रभाव ही नहीं हुआ है। तो ये जब अनुबंध अच्छा नहीं होगा तो व्याधि अल्प बल वाली होगी। निदान, तो ये निदान दोष दुष्ट विशेषोभ्यो भावा भाव प्रति विशेषा भवंती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। देखिए आज 2 लाख केस कोरोना के हैं, 2 लाख केस में क्या सबको वो हो गया? क्या सबको न्यूमोनिया हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है?
5% या 4% डेथ रेट बता रहे हैं या 3% बता रहे हैं, व्हाट्स एवर इट इज। तो देखिए, निदान दोष दुष्ट विशेषोभ्यो भावा भाव प्रति विशेषा भवंती पे सब क्लिनिकल रह गया। इन्फेक्शन क्लिनिकल हुआ, वहां पे उपद्रवों के साथ हुआ। तो जब सब क्लिनिकल रहा, आके निकल गया। निदान दोष दुष्ट का संरक्षण ही अच्छा नहीं हुआ। निदान ही अल्प बल वाला निदान था, दोष जो है वो कुपित ही नहीं हो पाए बराबर, निदान में दम ही नहीं था। तो जो कारण में ही दम नहीं, तो फिर दोष भी कुपित नहीं हुए, दोष कुपित नहीं हुए तो दुष्ट भी ज्यादा दूषित नहीं हुए। तो जो मैनिफेस्टेशन हुआ, वो मैनिफेस्टेशन सब क्लिनिकल लेवल पे ही निकल गया। लोग हैं जिनको अभी खांसी है, कई लोग हैं जिनका नाक बहरा है, तो कोरोना है ये कोई टेस्ट नहीं किया हमने, लेकिन लक्ष्मी विलास दिया वो ठीक हुए, चंद्रामृत दिया वो ठीक हुए, त्रिकटु दिया वो ठीक हुए। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि हमको ये देखना है कि रोगी में लक्षणों की कितनी गुरुता है, लक्षण कितने ज्यादा हैं, या लक्षण अल्प बल वाले हैं, और तदनुसार दोष की गुरुता का निर्णय करके फिर औषधि का निर्णय करना है। मैं आप सब लोग विद्वान हैं, जानते हैं, त्रिभुवन कीर्ति भी है, आनंद भैरव भी है, आनंद भैरव काश भी है, महासुदर्शन भी है, गिलोय की बहुत तारीफ है, गिलोय भी है। औषधियों का हमारे पास पूरा 10,000 डॉक्यूमेंटेड फार्मूलेशंस, 10,000 डॉक्यूमेंटेड फार्मूलेशंस जो हैं, 10,000 वे योग हमारे पास रसतंत्र संग्रह में है। वो जो हरिशंकर जी शर्मा का वो है, नेपाल के आचार्य का लिखा हुआ, उन्होंने जो संग्रह किया है, इसके अलावा बहुत से ग्रंथ हैं जिन योग लिखे हैं, और उन्होंने कहा कि वैद्य अपनी बुद्धि से भी और योजनाएं बना सकता है। अब प्रश्न है कि देखिए अभी क्या हो रहा है। आज की स्थिति में आपके चिंतन को तो हम महत्व दे ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कोरोना कोरोना, मालूम कैसे पड़ेगा, बोले मालूम ब्लड टेस्ट से। तो मैं जो बात कह रहा था कि निदान दोष दुष्ट विशेषभ्यो भावा भाव प्रति विशेषा भवंती, निदान दोष और दुष्ट की जितनी गुरुता होगी, जितना उनका पक्का अनुबंध होगा, घेरा जितना जितना तेज निदान है, जितना दूषित दोष है और जितना दुष्ट दूषित हुआ है, उसके अनुसार व्याधि की बलवानता होती है। ये जो बात कही है, इससे हम गुरुता का या लघुता का निर्णय करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारी औषधियाँ इम्यूनिटी बढ़ाने वाली है। देखिए, ये पब्लिक को समझाने के लिए या मेडिकल के लोगों को कहने के लिए कि देखो भाई अश्वगंधा देना इम्यूनिटी बढ़ेगी, त्रिकटु देना इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो ये जो बात कही गई है, ये पब्लिक लोक प्रचार के लिए अच्छी है, लोगों को कहने के लिए ठीक बात है। लेकिन हम जो चिकित्सक लोग हैं आयुर्वेद के, उनको तो ये देखना है कि ये महिला ब्लीडिंग फेज में आई है, ब्लीडिंग हो रहा है इसको, या ये अर्श का रोगी है, इसको ब्लीडिंग हो रहा है और इसको जो है खांसी होकर बुखार हो गया, और रोगी तो अर्श का है, 2 त्रिकटु उसको, तो उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। हल्दी का दूध पिया तो बोले ब्लीडिंग बढ़ गया। हमको आयुर्वेद जो चिंतन है वो तो ये देखता है कि किस दोष की गुरुता है। पित्तानुबंधी यदि काश है, तो पित्तानुबंधी काश में तो हम त्रिकटु थोड़ी देंगे, हम तो शीतोपलादी देंगे। भाई हमारे पास श्वास कुठार रस भी है श्वास के लिए, और श्रृंगाराभ्र भी है, और हमारे पास जो है सिंपल श्वास के लिए जो है सायरब भी हैं, बहुत सारे धतूरा के हैं, इसके मुलेठी के हैं, कंटकारी के हैं, तो ये सायरब भी हैं। आयुर्वेद की अप्रोच औषधियों के चयन में किसी किसी रोग और रोगी विशेष के लिए उसका जो आधार है, उस आधार को समझते हुए हमने यहाँ औषधि का उपयोग करना है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सभी लोगों को एक ही लक्षण वाली व्याधि हो रही है, तो इसको अपने यहाँ जनपदोध्वंस में वर्णन किया ही है, तो निश्चित रूप से जनपदोध्वंस है। लेकिन जिन लोगों का दोष दुष्ट बलवान है, दोषों की साम्यावस्था अच्छी है, उसमें ये निदान अंदर जाएगा भी, थोड़े से दोष को करेगा और वो पच जाएगा, जो है वो पचा देता है। जब अग्नि को आहार नहीं मिलता तो दोषों को पचा देती है। तो लंघन पहली चिकित्सा है। अब हमको ये देखना है कि लक्षण यदि ज्वर का है तो लंघन पहली चिकित्सा हो गई, लेकिन लक्षण ज्वर का तो आया ही नहीं उसको। एसिम्टोमेटिक पेशेंट, ब्लड में टेस्ट करवाया कोरोना पॉजिटिव, पेशेंट इज एसिम्टोमेटिक। तो ऐसे एसिम्टोमेटिक पेशेंट में हम आयुर्वेद में क्या अप्रोच करेंगे, तो निश्चित रूप से हम देखेंगे, और उसमें ये देखेंगे विबंध तो नहीं हुआ है, श्वास में तकलीफ तो नहीं होती, आयास करने पे श्वास तो नहीं भर जाता है, गले में खराश तो नहीं है। जो सूक्ष्म लक्षण हैं, जो पेशेंट जो है वो रियलाइज, या नाड़ी में हम देखेंगे गुरुता तो नहीं है, लघुता तो नहीं है, पित्त का उद्रेक तो नहीं है उसको। देखिए, आयुर्वेद की चिंतन विधि से आपको चिंतन करना पड़ेगा, और उसमें यदि कोई लक्षण नहीं है तो हम अश्वगंधा और त्रिकटु दे देंगे, बलवर्धक गिलोय घनवटी लक्षण नहीं है,
लेकिन उसने लक्षण बताया साहब गले में खराश है, मेरे को खराश है तो भैया तू सीतोपरादी ले ले। वो कह रहा साहब कफ भी आ रहा है तो भैया सीतोपरादी के साथ थोड़ा चंद्रामठ मिला ले। उन्होंने कहा कि साहब बहुत टंकण मिला ले। तो ये जो हमारी औषधियाँ हैं ये लक्षण के आधार पे निर्णय की जाएगी। इसमें कोरोना फोरोना हमारा एक तरफ है, वो तो हमको मालूम पड़ गया मॉडर्न मेडिसिन से। तो मॉडर्न मेडिसिन से जो मालूम पड़ा है उसका हम उपयोग करें। हम ये जानें कि वो गंभीर व्याधि है, लेकिन जिसका साम्यावस्था जिसकी ठीक है, जिसमें दोष में विकृति कम आ रही है, तो उसमें लक्षणानुरोध से हमारा अप्रोच होना चाहिए। और तदनुसार जो है केवल चंद्रामृत देंगे, टंकण देंगे, लेकिन बुखार भी हो गया तो हम गोदंती मिला देंगे, गोदंती मिश्रण दे देंगे। वो तो बोल रहा है कि साहब मेरे को गले में जलन हो रही है, मैंने तो केवल जेनासिड डुओ दिया, बोले चूस ले इसको। और आपको आश्चर्य होगा कि जेनासिड डुओ चूसा उसने, बोले साहब इससे ठीक रहा। तो देखिए ये एक जेनासिड डुओ केवल चूसवाने से गले की दाह में कमी हो गई। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि भाई उसको कोरोना था क्या? तो भाई कोरोना का निर्णय मैं आयुर्वेद में हूँ, मेरे पास जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, एंड दिस इज ए लेबोरेटरी लेवल, एंड लेबोरेटरी लेवल आई हैव टू नो कंसर्न विद दैट माय पेशेंट इज गिविंग सिंपल सिम्टम्स, अकॉर्डिंगली आई एम गिविंग द सिंपल मेडिसिन। क्वेश्चन कम, पेशेंट को हमको डिवाइड करना पड़ेगा सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक में सब क्लिनिकल, हल्का सा लक्षण आ रहा है, क्लिनिकल, क्लिनिकल विथ सीवियर मैनिफेस्टेशंस, उपद्रव के साथ। तो इसमें हमको जो है औषधि की योजना में अलग अलग करना पड़ेगा। पूना में हमारे एक मित्र हैं, उनसे चर्चा हुई, उन्होंने केवल त्रिभुवन कीर्ति गोदंती टंकण दिया और 3 दिन बाद वो कोरोना नेगेटिव हो गया। वो ब्लड से टेस्ट कंफर्म होके आया था। उसने कहा मेरे को तो मालूम भी नहीं था कि कोरोना का है, मेरे पास तो वो ये लक्षण लेके आया था, मैंने दवाई दी, ठीक हो गया। हमको ये देखना, अच्छा हमारी जो औषधि हम देने जा रहे हैं उसमें हमको बिल्कुल निर्णय करना पड़ेगा कि यहाँ हमको महासुदर्शन देना है, तिक्त रस वाला महासुदर्शन है, या कटु रस वाला त्रिकटु और संजीवनी देना है। उसका विशेष वृद्धि है तो त्रिकटु संजीवनी देना है, पित्तानुबंध है तो महासुदर्शन देना। तो ये जब तक हमारी अप्रोच हमको क्लियर नहीं होगी और हमारी औषधियों का विश्लेषण हमको क्लियर होना चाहिए कि हमको हल्दी देना है कि मुलेठी देना है। मुलेठी भी खांसी के लिए है, हल्दी भी खांसी के लिए है, और अड़ूसा भी खांसी के लिए है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कफ की विशेष वृद्धि है तो हम हल्दी देंगे, तानुबंदी है, दहा साथ में है, मुंह तो सूख रहा है, गला सूख रहा है, तो हम मुलेठी दूध से देंगे, हल्दी क्यों देंगे? हम हल्दी नहीं देंगे, मुलेठी देंगे दूध में। और वो कह रहा साहब कभी कभी खांसी भी आती है और सूखी आती है, तो हम हल्दी भी मुलेठी भी क्यों देंगे, हम तो अड़ूसा देंगे। तो ये हमको समझना है कि आयुर्वेद में औषधियों का चयन का आधार क्या है, और उस आधार पे फिर औषधियों का चयन करना पड़ेगा। हमारा निदान बनाना पड़ेगा कि पित्तानुबंधी ज्वर है, कफानुबंधी ज्वर है, या अंगमर्द और शूल के साथ ये वातानुबंधी है। इस आधार पे हमको ट्रीट करना पड़ेगा। तो मेरा ये दृष्टिकोण रहता है मेरी चिकित्सा में कि जो रोगी आया है उसका आयुर्वेद निदान क्या है। जो मॉडर्न मेडिसिन लेबल कर रही है वो लेबल हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम क्या मना कर रहे हैं, हम तो लेबल हाँ ठीक है कोरोना पॉजिटिव है ब्लड के अंदर, कल एक दूसरा वायरस सार्क वायरस आ जाएगा, तीसरा फिर परसों फिर आ जाएगा, तो भाई वो उनकी गणित है कि अप्रोच है, हम उसको स्वीकार करते हैं। पर अभी मार्केटिंग के लिए हम ये बोलें कि हमारी औषधि इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, तो वहाँ क्वेश्चन आएगा भाई इम्यूनिटी 2 तरह की है, एक ह्यूमरल है, एक सेल मीडिएटेड है, आपकी औषधि कौन सा बढ़ाती है बताओ? तो फिर आप चुप हो जाओगे, बोलेंगे कि इम्यूनिटी तो बचपन से लेके आगे तक होती है, एक दिन थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ती है, फिर आप चुप हो जाओगे। तो भैया सीधी बात करो कि मेरी औषधियाँ मेरी चिकित्सा के लिए है और मेरे अपना निदान है, तो मैं इसको वात कफत ज्वर कहूँगा, इसमें पित्त का अनुबंध है, और आगे बढ़ के ये त्रिदोषज हो जाता है यदि प्रॉपर चिकित्सा नहीं की। तो हमको व्याधि के लिए प्री क्लिनिकल दैट इज एसिम्टोमेटिक, देन सब क्लिनिकल, देन क्लिनिकल, देन विथ उपद्रव, ऐसे 4 वर्ग करना पड़ेगा। और एक सामान्य आदमी मतलब जिसको कोई लक्षण नहीं है, तो उसके लिए क्या करना? तो भाई सामान्य आदमी के लिए हमारा स्वस्थ व्रत है, स्वस्थ व्रत का पालन करो और स्वस्थ व्रत के नियमों का प्रचार करें। जैसा डॉक्टर साहब अभी हमारे साहब ने कहा, जैसा मेहता जी ने कहा कि भाई नियमों का पालन करिए, तो निश्चित रूप से गर्म पानी पिएंगे तो फायदा ही होगा। गर्म पानी तो आम का पचन करता है, तो गर्म पानी आम पचा देगा, तो ये निराम हो गया तो वहाँ कैसे बैक्टीरिया डेवलप होगा?
आपके दोष ही जब अल्प होंगे तो जो कुपित आने वाला जो एजेंट है उसको बोलते हैं वायुलेंसी, वायुलेंसी उसकी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगा, क्योंकि आपका शरीर में अग्नि इतनी दीप्त है। तो अग्नि जब दीप्त है तो वायुलेंस कहाँ रहेगा उसका। 130 करोड़ की आबादी में 3 लाख यदि केस हैं तो भाई बाकी लोगों का तो जोरदार वो है ना इम्यूनिटी, कहना पड़ेगा आपका वायुलेंस जो है वो। देखिए कहीं भी हम उसको वो नहीं करते, लेकिन आत्मनि एवं मन्येत कारणम सुख दुखयो, स्वयं को कारण माने और स्वयं को देखें कि हमारे अंदर तो भाई स्वप्न में हमने कोई लेक्यूना किया है क्या, कोई लेक्यूना उपस्तंभ है, उपस्तंभ का हम फॉलो कर रहे हैं नहीं, वो पूरा फॉलो करें, उसका प्रचार करें, वो एक उद्देश्य है कि स्वस्वत के नियमों का प्रचार करें। दूसरा ये है आदमी के लिए, ये है स्वस्थ आदमी के लिए। अब प्रश्न है कि जिनका टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद जिनको, हाँ टेस्ट करने के बाद जिनको पॉजिटिव आया है लेकिन लक्षण कुछ भी नहीं है, तो उन केस में हमको जो है उनका बलवर्धन और ज्वर प्रतिषेध, तो ज्वर प्रतिषेध के लिए जो है लंघनम स्वेदनम कालो यवागस तिक्त को रस, लंघन स्वेदन यवागु सेवन तिक्तरस आम पाचन। देखिए संजीवनी के उसमें लिखा है एकाम अजीर्ण गुलमेशु, एक जो है आमावस्था में दे दीजिए, एक आम सुचाम प्रदाप के। तो ये जो लक्षण व्याधि की योजना में फलश्रुति में उन्होंने कहा कि शरीर में यदि आमावस्था के लक्षण हो तो एक गोली दे दीजिए, तो एक गोली आदमी खा लेगा तो उसकी आमता पच हो जाएगी। जब आमता पच गई इसका मतलब क्या, अग्निदीप्त हो गई, अग्निदीप्त हो गई मतलब इम्यूनिटी बढ़ गई उसकी। जब इम्यूनिटी शब्द काम में लेते हैं तो फिर वो वहाँ देखना पड़ेगा ये सेल मीडिएटेड है, ये ह्यूमरल मीडिएट है, ये तो इस चक्कर में हम नहीं पढ़े। हम तो हमारी जो शब्दावली है, योर टेक्निकल टर्म, योर टेक्निकल एक्सपर्टाइज, योर सेलियंट फीचर ऑफ द योर स्पेशलिटी, वो आपको चिकित्सक लोगों को कम से कम वो मालूम रहे। ये तो आम आदमी को कहने के लिए हमारी दवाई इम्यूनिटी बढ़ा देगी, हमारी दवाई जो है, ये आम आदमी को कहने के लिए ठीक है, लेकिन आपके चिंतन में योर वे ऑफ थिंकिंग आप कैसे अप्रोच करेंगे ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये चिकित्सकों को क्लियर रहना चाहिए कि हमारी अप्रोच ये है। तो अब जब निदान दोष दुष्ट विशेष का अनुबंध ही कम हुआ है तो विकार नहीं होगा। और इम्यूनिटी के बारे में मैंने बताया कि अग्नि को दीप्त रखिए, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और अग्नि को दीप्त रखने के लिए जो जो औषधियाँ प्रकृति के अनुसार है वो प्रयोग करिए, रसायन का प्रयोग करिए। अब जो स्वस्थ हैं उनके लिए रसायन है, तो रसायन च्यवनप्राश जैसी रसायन बता दो। अब केवल च्यवनप्राश प्रचारित है, कफ प्रकृति वाला है, हम कंटकारी अवलय दे देंगे, कहा वाला है हम वासा अवलय दे देंगे, विबंध के साथ है हम द्राक्षा अवलय दे देंगे। तो द्राक्षा अवलय भी हमारे पास है, वासा अवलय भी हमारे पास है, कंटकारी अवलय भी हमारे पास है, अगस्त हरित की भी हमारे पास है। तो जिसको जैसी आवश्यकता होगी उसको हम वो देंगे और उसकी इम्यूनिटी उस लेवल पे बढ़ाएंगे। ये बात को समझिए आप। ये इम्यूनिटी जो शब्द है ये वेग टर्म है, वेग इन द सेंस कि पर्टिकुलर पेशेंट में क्या डिफिशियंसी है, दोषों में कहाँ साम्यावस्था में भंग हो रहा है, वो साम्यावस्था बनाना। तो उन औषधियों का चयन करना, तो किसी को अगस्ती प्रास देंगे, किसी को च्यवनप्राश देंगे, किसी को द्राक्षा अवलय देंगे, किसी को हम जो है चित्रखड़ितकी दे देंगे, बहुत ही कफ वाला है तो चित्रखड़ितकी अवलय दे देंगे। इस तरह चिकित्सक जो है उसका बड़ा महत्व है और वो ये निर्णय करे कि हमको ये अवलय देना है, ये हम एसिम्टोमेटिक पेशेंट में भी दे दें। अब सिम्टम जब आ गए हैं उसमें हम देंगे, पर तो केस भर्ती हो गया है, अभी स्थिति ये है कि आपको ट्रीटमेंट ही नहीं करना है, ज्वर का, सर्दी का, बुखार, गवर्नमेंट के ये ऑर्डर है कि आप लोग ये केस नहीं देखें। ये बात भी मेरे को तो रुचिकर नहीं लगती। आपकी विशेषज्ञता का उपयोग होना चाहिए चिकित्सा में। मैंने तो ये पाया है कि जो पेशेंट अब जिसको लगाने वाले थे ये अब लगाना है वेंटिलेटर, साला श्वास का चिंतामणि दिया, श्वास उठार दिया 2 बार वासा अवलय के साथ, तो उसको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। बोले नहीं नहीं वेंटिलेटर की जरूरत नहीं, ठीक हो गया है, अब जरूरत नहीं है, इसका लेवल बढ़ गया ऑक्सीजन। तो हमको ये समझना है कि इस लेवल पे हमको कितना, कहाँ एटम बम यूज़ करना है और कहाँ जो है सिंपल गाली से ही काम चल जाएगा। तो सिंपल वहाँ से डांटने से ही काम चल जाए, तो वहाँ डांटने से स्वस्वत के पालन से ही काम चल जाए तो स्वस्वत पालन करवा दीजिए। जहाँ पे सिंपल त्रिकटु से काम होता है वहाँ त्रिकटु से कर लीजिए, जहाँ संजीवनी देना पड़ती है वहाँ संजीवनी दीजिए, जहाँ लक्ष्मी विलास देना पड़ता है तो दिया लक्ष्मी विलास में कि भाई बहुत ही श्राव हो रहा है, पतला बह रहा है तो सिंपल दे दिया, और नहीं तो नारदी लक्ष्मी विलास दे दिया, और फिर भी नहीं चल रहा है तो हमने उसमें समीर पन्ना और मिला दिया। तो
आयुर्वेद की पूरी जो विधा है उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और उस विधा के अनुसार जो है आयुर्वेद विशेषज्ञ जो है उनको वहाँ भेजना पड़ेगा कि भाई देखिए आप अपनी दवाई दीजिए, हमारे डॉक्टरों का, आयुष डॉक्टरों का उपयोग किया जा रहा है, जाओ सैंपल लो, जाओ बोले ये करो। वो बेचारे पैरा मेडिकल वर्कर जैसा काम कर रहे हैं, का कहीं उपयोग नहीं हो रहा है। या हमारे होम्योपैथिक मित्र हैं या हमारे यूनानी मित्र हैं, तो होम्योपैथिक यूनानी आयुर्वेद वालों को औषधि अपनी देने के लिए स्वीकृति प्रदान करना चाहिए। शासन ये स्वीकृति प्रदान करे कि आप अपनी औषधि दे सकते हैं, तो संजीवनी दें, टंकण दें, त्रिभुवन कीर्ति दें, आनंद भैरव दें, लक्ष्मी विलास दें, जैसा लक्षण हो, चंद्रामृत दें, शीतोपलादि दें, इतने सारे अवले हैं वो दें। और ज़्यादा है तो बिल्कुल होने वाला है तो उनको करने दो ना, वो तो ठेका उन्होंने ले रखा है, वो कहते हैं हम ही ठीक करेंगे, आप लोग तो आओ मत यहाँ पे, और आप आओ तो पैरा मेडिकल जैसा काम करो। तो ये बात तो बड़ी हम लोगों के लिए बड़ी पेन पेन करने वाली है कि मेरा डॉक्टर बेचारा 5 साल BMS करता है, 3 साल MD करता है, और 5 साल से वो कॉलेज में पढ़ा रहा है, और उसको बोल दिया कि जाओ तुम ये सैंपल लेके आओ। तो ये तो ठीक बात नहीं है। ये सीधी सीधी बात है कि हमारे चिकित्सकों को उनकी औषधियों का प्रयोग करने के लिए बिल्कुल छूट देना चाहिए कि वो उन औषधियों का प्रयोग करें। आप पाएंगे कि जहाँ ये औषधियाँ प्रयोग की गई है वहाँ पे केसेस कम हुए हैं, नहीं हुए हैं। तो ये बात समझने की है, और ये बात शासन के सामने लाना चाहिए। और देखिए, आ तो रहे हैं, बात सामने आई है, तभी तो अपन काढ़े बांट रहे हैं, तभी अपन ये कर रहे हैं। लेकिन काढ़े बांटने वाली बात नहीं है। जो एडमिट हो गया है पेशेंट, क्या जहाँ वेंटिलेटर लगाने वाला है वहाँ पे मैं श्वास का चिंतामणि देता हूँ, देखो ये रुक गया वेंटिलेटर लगाना, जिसको मैंने श्वास कुठार दिया है, समीर पन्नक दिया है, या तालकेश्वर दिया है, या रस सिंदूर दिया है, या सोपुटी अभ्रक दिया है, तो ऐसी जब मैं औषधियाँ मेरे पास है तो मुझे को उपयोग करने की छूट तो देना चाहिए। आप तो बोल रहे हैं कि आप ये केस ही नहीं देखेंगे। अरे भाई ये कैसी बात है, ये केस ही नहीं देखेंगे, ये कैसी बात है, क्यों नहीं देखेंगे? हमको तो एज ए स्पेशलिस्ट बुलाइए वहाँ पे, हम बताते हैं कि इसको तालकेश्वर दो, इसको अभी इसको श्वास कुठार के साथ जो है समीर पन्नक दे दो, बहुत ज़्यादा कफ है इसको, या इसको उल्टी करवा दो, एक उल्टी बमन करवा दिया तो सब बाहर हो गया कफ, या अपामार्ग क्षार दे दिया तो सब कफ निकल गया अपामार्ग क्षार से। तो निश्चित रूप से आयुर्वेद के पास बहुत सी औषधियाँ हैं, और औषधियों के साथ साथ उसके पास एक चिंतन की विधा भी है, और उस चिंतन विधा को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। भाई कब तक चलेगा ये? और आप नहीं मानोगे तो वो तो मान लेंगे, विदेशी लोग पढ़ने आ रहे हैं, वो लोग मानेंगे, फिर वो जैसा बताएं वैसा करना, फिर वो आ जाएंगे बाप बन के। अभी तो आप जो है, आपको तो हम गिन नहीं रहे हैं, आपको तो बोल रहे हैं आप ये सैंपल लेके आओ और पैरा मेडिकल वाला काम करो। पर जब वो लोग पढ़ेंगे यहाँ आके, और वो पढ़ के जब जर्मन से भेजेंगे कि हिंगवस्टक आया जर्मन का, तो फिर जर्मन का हिंगवस्टक लेना, फिर अपामार्ग क्षार वो बना के भेजेंगे फिर आपके पास। उनको बाप बनने मत बनने दो, पहले अपनों को विस्थापित करो कि हम अपनी दवाइयाँ दे सकें, इसकी हमको सुविधा प्रदान करो। और हमारा फोर्स जो लगा रखा है पैरामेडिकल के रूप में, उस फोर्स को बिल्कुल फ्री करो कि वो चिकित्सा कर सके। जो भी औषधि देगा, आयुर्वेद की तारीफ ये है, वहाँ तो एक मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल से मतलब सिंगल मॉलिक्यूल दे आर यूजिंग only paracetamol or to lower down the temperature. We are using Sanjeevani Vati containing Vidangam, Chitrakam. We are containing 9 things: Vacha, Guduchi, Bhallatam, Sadvisham, and every herb has number of active principles. If it is properly prepared, then number of molecules we are using, it is acting at multiple level. तो मल्टीपल लेवल पे काम करने वाली दवाई आपके पास है भाई। त्रिभुवन कीर्ति है, जिसमें कितनी चीजें हैं। त्रिभुवन कीर्ति में बच्छनाभ है, त्रिभुवन कीर्ति में टंकण है, त्रिभुवन कीर्ति में धतूरा है, उसमें तुलसी है, उसमें पान की भावना है। तो हाउ मच मल्टीपल एक्टिव मॉलिक्यूल यू आर हैविंग, एंड यू आर यूजिंग एट मल्टीपल लेवल, सो इफेक्ट मल्टीपल। तो निश्चित रूप से, और यदि हम लोगों को रोक दिया, हमारे हाथ बांध दिए, तो वो तो जर्मन वाले तो कर रहे हैं। हमारे SN गुप्ता साहब जर्मन जा रहे हैं और वहाँ व्याख्यान दे रहे हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा एक समूह इकट्ठा कर दिया। जी जापान चले गए, उन्होंने वहाँ पे स्थापित कर दिया है जापान रिसर्च सोसाइटी, वो वाले लोग कर लेंगे। तो भैया आप जागृत हो जाओ, और जागृत होकर ये कहो कि हमारी औषधि जो है हमको प्रयोग करने की पूरी पूरी छूट दी जाए। और ये जो कहा है कि आप नहीं देखेंगे, ये गलत बात है। हमें छूट दी जाए, और हमारे जो विशेषज्ञ हैं, हमारे चिकित्सक विशेषज्ञ के रूप में अपॉइंटेड हैं हर जिले में, उनका ओपिनियन जो है, इनके एक्सपर्ट लें,
मॉडर्न मेडिसिन के एक्सपर्ट, उनको बुलाएं और उनका ओपिनियन लें कि भाई आप लोग क्या दे सकते हो, दीजिए। ऐसे ही मैं तो होम्योपैथी में भी जो उनकी वो जो चाबी निकालते हैं बहुत मेहनत करके, उनको भी मौका देना चाहिए कि भाई ये लक्षण इसमें आया है, इसमें हम क्या देंगे। तो ये निश्चित रूप से भाई बांधो तो नहीं, हाथ पैर तो नहीं बांधो, डॉक्टरों को बांध रहे हैं, ये कैसी बात है कि तुम नहीं करोगे इलाज, केवल फीवर वाला क्लिनिक रहेगा वो भी इलाज करेगा फीवर में। तो भैया वहाँ हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं, उनको तो ये छूट दे दो कि आप लोग करो भाई, आपकी जो चिकित्सा होती है। आपने एक्सपर्ट बनाया ना, आपका आयुर्वेद एक्सपर्ट है हर जिले में, आपके प्रोफेसर्स हैं, तो प्रोफेसर लेवल का आदमी जो है वो भी बेचारा वहाँ सैंपल ले रहा है, वो त्रिकटू बांट रहा है। ये लेवल है क्या उसका त्रिकटू बांटे, वो पैरामेडिकल का काम करे? कोई मॉडर्न मेडिसिन का प्रोफेसर दवाई बांटने जा रहा है क्या गली में? तो ये लेवल तो नहीं है भाई। तो निश्चित रूप से हमें अपना वो प्राप्त करना पड़ेगा, और उसके लिए शासन को ये बात बताना पड़ेगी कि हमारी औषधियाँ बड़ी प्रभावी हैं, उनका उपयोग किया जाए। अब देखिए, इसमें चिकित्सा सूत्र की अपन बात करते हैं, जो पेशेंट पॉजिटिव हैं उनके अंदर, इसमें जो लक्षण आ रहा है हमारे यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि मूर्छा, सर्दी, जर, अनाह, कारसक, क्षवथु, पीनसान। तो पीनस हो रहा है, क्षवथु हो रहा है, ज्वर हो रहा है और मूर्छा हो रही है। ये लक्षण जो है शोणित कृमि के हैं, तो निश्चित रूप से शोणित कृमि वाली व्याधि हो गई। अब इसकी चिकित्सा में कास लक्षण हैं, तो कास के लिए हमारे पास चंद्रामृत है, हमारे पास शीतोपलादि है, जिनका इम्यूनिटी कम है हमारे पास लघु वसंत है, स्वर्ण वसंत है। इनमें जो है पेशेंट की व्याधि की गुरुता देखते हुए और व्याधि की अवस्था, व्याधि अवस्था का बड़ा महत्व है। देखिए व्याधि की, जिसको ये लोग बोलते हैं अभी जो है इंक्यूबेशन पीरियड है, अब मैनिफेस्टेशन होगा, उसके बाद ये उपद्रव हो सकता है, ऐसा ये लोग हमारे यहाँ भी कहा है कि ये आमावस्था है, ये पश्चिमानावस्था है, ये पक्वावस्था है, ये निराम अवस्था है। तो ये जो पेशेंट आ रहे हैं, इनमें आमावस्था में ही कुछ लोग ठीक हो जाते हैं। आमावस्था में ही अपने जो है उसको निराम कर दिया, लंघन करवा दिया, गर्म पानी पिला दिया, सौंठ दे दी, त्रिकटु दे दी, आमावस्था में ठीक हो गया वो। जो वर्तमान अवस्था में है, एग्रेवेट हो गए लक्षण सब। एग्रेवेट लक्षण में क्या हुआ है, श्वास होने लगा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। हमारा जो चिकित्सा का ग्रुप रहेगा, जो औषधि का ग्रुप रहेगा, वो अलग ग्रुप रहेगा। तीसरा जो लक्षण है, ज्वर है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर यदि 104, 105 जा रहा है, हम जय मंगल देंगे। और जय मंगल इतनी बढ़िया है कि मैंने कई केसेस में जय मंगल दिया है, और 2 घंटे में तो वो नॉर्मल हो गया था टेम्परेचर, बिल्कुल आधे पौन घंटे में जय मंगल का एक डोज असर आता है। मैंने अपने गुरुजी के यहाँ पे जय मंगल उपयोग लिया है। रस सिंदूर षडगुण गंधक जारित मैंने काम में लिया है। षडगुण गंधक जारित रस सिंदूर का एक मात्रा दिया कि एकदम लाइन पे आते हैं। संजीवनी वटी ले ली और षडगुण जारित रस सिंदूर ले लिया, एक डोज दिया, आधे घंटे में उसको पसीना हुआ और बोले ठीक है साहब। ये हमको निश्चय करना है। और जो चिकित्सा सूत्र है कास का, श्वास का और ज्वर का, तो कास, श्वास, ज्वर, इसके चिकित्सा सूत्र के अनुसार हमको चिकित्सा करना है। अब देखिए चिकित्सा सूत्र का बड़ा महत्व है। मैं आपको केवल एक उदाहरण दूंगा, उससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो है इसका क्या महत्व है। चरक कहता है कि वातज कास है, शुष्क कास है, पेत्तिक कास है, दहा वाला कास है, और कफज कास है जिसमें कफ स्टीवन हो रहा है। ये 3 लक्षण पे उन्होंने 3 डिवीजन कर दी है, वातज कास, पेत्तिक कास, कफज कास। हमारे पास अभी जो पेशेंट आ रहा है वो बोल रहा है कि मेरे को सूखी खांसी आ रही साहब, गले में जलन हो रही। तो वो क्या कहते हैं, पेत्ते तनु कफे कासे तीव्रताम मधुरेर्युताम। केवल निशोध को जो है शहद में दे दीजिए, केवल निशोध का चूर्ण। तो देखिए निशोध से बना हुआ क्या आता है, अविपत्तिकर चूर्ण। तो पित्तानुबंधी कास है जिसको, उसको केवल अविपत्तिकर चूर्ण बड़ी मात्रा में आप शहद से दे देंगे, तो उसका जो है कास निवृत्त हो जाएगा, दोषों का अनुलोमन हो जाएगा और बाहर हो जाएगा। तो ये जो सूत्र दिया है, पेत्ते तनु कफे कासे तीव्रताम मधुरेर्युताम, तो ये बड़ा अच्छा, पेत्तिक नहीं हो गया, कफज हो गया, बहुत कफज स्टीवन हो रहा है। इसमें जो है कफज कास में कटु औषधियाँ, कटु रुक्ष उष्ण, कटु टंकण अपामार्ग क्षार, टेम्परेचर है त्रिभुवन कीर्ति रस। तो त्रिभुवन कीर्ति रस, त्रिकटु टंकण अपामार्ग, एक सवेरे एक शाम को दे दो। कफ का लक्षण होगा तो पेटिक में नहीं दूंगा जिसमें दहा रहा है, लक्षण है उसमें ये औषधि नहीं दूंगा। तो हमको ये जरूरी है कि लक्षण कौन सा आ रहा है।
अब देखिए उन्होंने सिद्धांत आयुर्वेद की विशिष्टता उसके चिकित्सा के सूत्रों में है। चिकित्सा सूत्र क्या है? देखिए, तमकः कफकासेतु साचेत पित्तानुबंधज पित्तकाश क्रिया यथावस्था प्रयोज्येत। तमक तमकः श्वास हो रहा है, कफकाश कफ स्टीवन हो रहा है, तमकः कफकासेतु पित्तानुबंधज टेम्परेचर भी हो गया उसको, तमकः कफकासेतु चेत पित्तानुबंधज पित्तकाश क्रिया तत्र यथावस्थम प्रयोज्येत। वहाँ पे आप जो है ये इतनी चीजें नहीं देंगे, पित्तकाश की क्रिया कर देंगे। तो पित्तकाश की क्रिया में क्या कर दिया हमने? प्रवाल भस्म मिला दी त्रिभुवन कीर्ति में, 250 मिलीग्राम त्रिभुवन कीर्ति, 250 ग्राम प्रवाल भस्म, और दिया किससे? वासावले से। तो पित्त को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें तमकः कफकाशे सात पित्तानुबंधज पित्तकाश क्रिया तत्र यथावस्थम प्रयुज्येत। इस लक्षण विशेष में इन्हें स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशन the medicine changes according to principle in Ayurveda. The line of treatment, how to decide the line of treatment in a particular case, that is based on the symptomatology, and the symptomatology is very important. पेत्तिक काश में, कफज काश में तमके कफ काश हेतु, तमक हो रहा है, श्वास हो रहा है, कफज काश है और पित्त का अनुबंध है, तो वहां पे पित्तकाश क्रिया यथावस्थम प्रयोजित, वहां पे पित्तकाश की क्रिया करना है। ऐसे ही पित्तानुबंध और वात कफियो पित्तनाशनी, वात के अनुबंध से, कफ के अनुबंध से जो पित्तानुबंध वाला वात कफ है, शोष हो रहा है, तो वहां पे पित्त का अनुबंध है शोष के साथ, तो पित्त का अनुबंध है, तो हमको वहां पे जो है पित्तनाशक क्रिया करना है। देखिए, आयुर्वेद की एनाटॉमी का भी इंपॉर्टेंस है। आयुर्वेद एनाटॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है? आयुर्वेद की एनाटॉमी में फुफ्फुस जो है किससे बने हुए हैं? रक्त फेन प्रभव फुफ्फुसम, रक्त के फेन के प्रभाव से, रक्त फेन से फुफ्फुस बने हैं। ये कितना मतलब उनका, उसका जो उसकी बारीकी समझिए। रक्त फेन प्रभव फुफ्फुस, रक्त के फेन के प्रभाव फुफ्फुस बने हैं, मतलब क्या है? रक्त का जो शुद्धतम स्वरूप है वो फुफ्फुस में आता है। रक्त का शुद्धतम स्वरूप कहाँ होता है? फुफ्फुस। रक्त फेन प्रभव फुफ्फुस शरीर में दिया है, तो रक्तफेन हमको यहाँ देखना है कि रक्तपित्त नहीं, रक्तपित्त के उपद्रव नहीं होना चाहिए। थोड़ा भी रक्तपित्त का कोई लक्षण है तो हमको खट से पित्त समन करना है, क्योंकि रक्त के फेन के प्रभाव से, इसकी माँ कौन है? फुफ्फुस की रक्तफेन है, तो उसका, उसकी मदर रक्त, फुफ्फुस की मदर कौन है? रक्तफेन है। तो चिकित्सा करना है हमको उसकी। तो रक्तफेन प्रभाव फुफ्फुस, ये जान के पित्तनाशक क्रिया तत्काल कर दीजिए फुफ्फुस के विकारों में, तो फिर जो है वो समन हो जाए। आद्रे विरुक्षणम, आद्रे तो विरुक्षण कर दें, शुष्के स्निग्धम, शुष्क है तो स्निग्ध, पात कफात्मके। तो ये जो चिकित्सा के सूत्र हैं जिसके आधार पर आप औषधि का चयन करेंगे, ये चिकित्सा सूत्र जो हैं आयुर्वेद की परिभाषा में दिए हुए हैं। टर्मिनोलॉजी जो है वो आयुर्वेद की है, तो हमको उसी टर्मिनोलॉजी में समझना पड़ेगा। मॉडर्न मेडिसिन में वो हमको मिलती है कि नहीं मिलती है, ये हम कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। वहाँ कोई नई बात है तो उसको भी समझने की कोशिश करें। वो ये कहें कि भाई वायरस है तो उसको भी समझने की कोशिश करें। लेकिन आपके इसमें वायरल डिसीजेज में, स्पेशली इन हर्पीज या इन मीजल्स, जितनी वायरल डिसीजेज हैं उसमें आयुर्वेद चिकित्सा में कहीं बोला है कि कौन सा वायरस है बताओ भाई ये, तो फिर वायरस के हिसाब से दवाई ढूंढी है क्या उन्होंने? ये तो उन्होंने किया ही नहीं। उन्होंने तो कहा कि हर्पीस, हर्पीस जो है वायरल डिसीज है, और हर्पीस में अभी मैंने देखा है कि आम हर्पीस में आमावस्था में स्तंभन कर दिया उसका, तो उसको दहा बना ही रहता है वर्षों तक। अब ये यहाँ पहले हर्पीस हुआ था, अभी तो को जलन होती है, क्यों होती है भाई? तो चिकित्सा ही सही नहीं की उन्होंने, गलत चिकित्सा की उन्होंने, आमावस्था में स्तंभन कर दिया। पीड़िकाएं हुई थी, पीड़िकाओं में आपने स्तंभन कर दिया है, तो बाद में तो दहा होगा भाई। तो आमावस्था, पचमानावस्था, पक्वावस्था, व्याधि विशेष में जान के और तदनुसार आपको औषधि की योजना करना पड़ेगी। तो वात कफ के काश में
यदि पित्त का अनुबंध है तो पित्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे, क्योंकि फुफ्फुस की मदर जो है वो पित्त है, रक्त रक्त प्रभव फुफ्फुसा है, प्रभव फुफ्फुस, रक्त को ध्यान रखना और रक्तपित्त हरी चिकित्सा कर देना वहाँ पे। तो इस तरह आयुर्वेद का बड़ा इंपॉर्टेंस है और आयुर्वेद की अपनी स्पेशलिटी है, तो हमको आयुर्वेद की स्पेशलिटी को जानना चाहिए और तदनुसार डिज़ाइन करना चाहिए। ये आयुर्वेद की सक्सेस है। आपने मुझे सुना, मुझे मौका दिया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कहीं कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9425060632, 9425060632। चिकित्सा के संदर्भ में कोई क्वेश्चन हो, मैं प्रसन्नता होगी मुझे। 40 साल से मैं आयुर्वेद पढ़ रहा हूँ और निश्चित रूप से इतने सालों में जो घिसाई हुई है, तो घिसाई से जो मिला है वो मैंने आपके सामने रखा है। कोशिश की है कि कुछ चीज़ मिले, हम कुछ विशेष दे पाएँ। और निश्चित रूप से आयुर्वेद के पास एक चिंतन की विधा है जो मॉडर्न मेडिसिन में अभी नहीं है। ये भी मैं कहता हूँ, यू हैव गॉट सम सेलिएंट फीचर विच आर स्पेसिफिक टू यू ओनली, that is only explainable in Ayurveda, not in modern medicine. However, we accept their expertise, but limitations are there. And limitations हमको मालूम है कि आपने जो है पीड़िकाएं हुई थी, आपने विसर्प निदान किया था और वहीं स्तंभित कर दिया, तो उसको बाद में 12 बजती रहती है, इसलिए दाहा बना रहता है। उसका यदि विधि पूर्वक चिकित्सा करते तो दाहा नहीं रहता बाद में उसको। आयुर्वेद की चिकित्सा, आयुर्वेद के सूत्र से ये मालूम पड़ा कि वहाँ स्तंभन नहीं करना पड़ता। Thank you for listening, and all the queries are invited. I will answer. If any question is there, I will answer. Thank you.